morning students, I am Rajen Chipa from प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, कल हमने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग नियम और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज सुबह हमने मॉर्निंग में डाउट लिए थे, आपके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें कुछ बच्चे नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब भी लाइव क्लास का मैसेज आए आप उस समय पर पढ़ें उसको। और जनरली अपन हम मॉर्निंग में ही पढ़ा करेंगे डेली। लाइव क्लास 11 से 12 हिंदी मीडियम की और 10 से 11 इंग्लिश मीडियम की। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए, आज हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं और सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आएगा तो आगे के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग। क्या कहा मैंने? सांद्रता पदों के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का जो योग होता है वो ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर? जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल लिया, पहले अपन इसको निकालने परिभाषा के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या कहा? किसी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो सभी क्रिया के वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है। क्या कहा मैंने? उस अभिक्रिया के वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है, या घातांकों का योग जो होता है उसे ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर? जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया, AA प्लस BB इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन ले लिया आपने, एक अभिक्रिया ले लिया आपने, और इस अभिक्रिया में जो इसका वेग नियम लिखा, वो वेग नियम क्या आएगा इस अभिक्रिया का? इस अभिक्रिया का वेग नियम आता है वेग बराबर K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो क्या होगी? आपने क्या कहा? परिभाषा पढ़ो दोबारा से। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये वेग नियम हो गया। वेग क्या कहता है? K बराबर A की घात X और B की घात Y। तो इस वेग नियम में ये क्रियाकारक की सांद्रता है, तो इन सांद्रता के पदों के जो घातांक हैं X और Y, इनका जो योग आएगा X प्लस Y, यही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि। इस वेग नियम में जो ये सांद्रता पद हैं क्रियाकारकों के, उनके घातांक का जो योग होता है वही कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। तो इसे कहते हैं अपन समग्र अभिक्रिया की कोटि। क्या कहते हैं? समग्र अभिक्रिया की कोटि। अब आप अभिक्रिया की कोटि को अलग अलग इंडिविजुअल क्रियाकारकों के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो ये आएगी बेटा जी, A की घात कितनी है? X। तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है X। और आपने यहाँ कहा B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ये कितनी आएगी? B के घातांक कितने? Y। तो ये आएगी Y। क्लियर? तो आप समग्र अभिक्रिया की कोटि भी निकाल सकते हैं और अलग अलग क्रियाकारक के सापेक्ष भी अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। तो यहाँ पर समग्र अभिक्रिया कोटि तो कितनी आ रही है, x प्लस वाई आ रही है, क्योंकि घातांक को क्या होगा, x और y है। a के सापेक्ष कोटि कितनी आ रही है, a की घात कितनी है, x, तो x आएगी। b के सापेक्ष कोटि कितनी आ रही है, y, क्योंकि b की घात y है। क्लियर, ये है अभिक्रिया की कोटि। और एग्जाम्पल करें अपन, देखें और एग्जाम्पल अपन देखें यहाँ पर तो क्या आएगा वो देखिएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपको मान लो एक वेग नियम दे दिया कि वेग बराबर के इंटू, जैसे मान लो कल आपको ये रिएक्शन दी थी, एक रिएक्शन दी थी अपन ने, ये अपन को याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2NO2 प्लस O2 बराबर 2NO प्लस O2 बराबर 2NO2। इसके लिए जो वेग दिया था आपको, वो वेग दिया था के NO की घात 2 और O2 की घात 1, ये वेग दिया था आपको। तो बेटा जी हो, ये वेग नियम हो गया इस अभिक्रिया का। क्या है ये, वेग नियम है। और वेग नियम है तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो मैंने क्या कहा, किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो घातांक कितने यहाँ पर, 2 और 1, तो इनका योग करेंगे तो कोटि कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पर जो ये निकलेगी वो तो समग्र मतलब कुल अभिक्रिया की निकलेगी। तो समग्र अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, 2 + 1 दैट इज 3। कितनी आएगी बेटा, वो 3। अब आप चाहें तो NO और O2 के सापेक्ष अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो NO की घात कितनी है बेटा, 2 है। तो NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। और O2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, O2 की घात कितनी है, 1 है, तो कोटि कितनी आएगी, 1 आएगी। और समग्र कितनी आएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 दैट इज 3 हो गई। फिर डायरेक्ट जो रेट लॉ दे रखा है तो निकाल सकते हैं। अब हम देखें कोटि कैसी कैसी हो सकती है और कैसे कैसे नहीं हो सकती है। क्लियर है, चलो अब कोटि के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो आप यहाँ देखिएगा कैसे निकालेंगे कोटि। तो आप यहाँ देखिएगा, क्लियर, कोटि के बारे में कैसे निकालेंगे वो देखिएगा डिटेल से। तो ये तो आ गया आपको कोटि है। अब सबसे पहली बात, जो अभिक्रिया की कोटि है वो एक प्रायोगिक पद है। कैसा पद है, प्रायोगिक पद है। प्रायोगिक पद का मतलब इसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि सर अभिक्रिया को देख लो, ये अभिक्रिया दे रखी है, इसकी कोटि क्या होगी। यदि आपको रटा हुआ है तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। और कोई टीचर ये कहता है कि मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, तो वो गलत कहता है, क्योंकि वो रटना ही पड़ेगा। क्लियर, तो ये प्रायोगिक पद है जो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है अभिक्रिया के वेग नियम पर। अभिक्रिया के वेग नियम पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो वेग नियम में जो सांता पदों का घातांकों का योग है वही तो आएगा कोटि। तो यहाँ पर जो वेग नियम है, और ये वेग नियम किस पर डिपेंड करता है, वेग नियम डिपेंड करता है अभिक्रिया की क्रिया विधि पर। किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया की क्रिया विधि पर। वो अभी अपन देखेंगे कैसे आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। क्लियर, तो क्या कहा मैंने, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक 1 2 3 हो सकती है, ऋणात्मक -1 -2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल 1/2 5/2 3/2 हो सकती है। तो ये अभिक्रिया की कोटि है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर, फिर सबसे अच्छी बात कि अभिक्रिया की कोटि ये हो गई। क्लियर, अब जो अभिक्रिया की कोटि है वो किसी एक स्टेप की नहीं दी जाती, पूरी ओवरऑल रिएक्शन की दी जाती है।
क्लियर। कंप्लीट रिएक्शन की एक ही कोटि आएगी, चाहे वो कितने भी स्टेप में हो। मतलब कोटियां जो हैं, अभी क्या एक कोटि जो है वो समग्र रिएक्शन की दी जाएगी, अलग अलग स्टेप की कोटि नहीं दी जाती। क्लियर, पहली चीज। उसके बाद और दूसरी बात करें तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिक्रिया की कोटि, मैंने कहा भाई वेग नियम पर डिपेंड करती है, प्रायोगिक पद है और वेग नियम क्रियाविधि पर डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। और अभिक्रिया की कोटि जो है वो हमेशा ध्यान रखना कि मोर देन 3 नहीं होगी, मतलब 3 से अधिक नहीं होती। क्या कहा मैंने? 3 से अधिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं हो सकती, और जब तक 3 प्रभावी टक्कर नहीं होगी वो अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी वो अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। चलिए, तो ये है अभिक्रिया की कोटि को देखते हैं अपन। अब कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको अपन पदों के आधार पर 2 प्रकार से बांटते हैं। एक सरल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक तो होती हैं सरल अभिक्रियाएं, इन्हें हम प्राथमिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं। और दूसरी होती है जटिल अभिक्रिया। क्लियर? मैंने क्या कहा? हमेशा ध्यान रखना कि अभिक्रिया की कोटि समग्र अभिक्रिया के लिए आएगी, किसी एक स्टेप के लिए नहीं आती। लेकिन आप यहाँ देखिएगा, अपन देखें सरल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया का मतलब क्या है? वे अभिक्रियाएं जो एक पद में संपन्न होती हैं। किसमें होती हैं भाई? वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न होती हैं सरल अभिक्रियाएं कहलाती। क्लियर? अब हम बात करें वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इन जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोटि कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। क्लियर? तो जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या है? वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है बेटा? अब हम बात करें कि जटिल अभिक्रियाएं, मान लो ये अभिक्रिया 3 पदों में हो रही है, 1, 2 और 3। एक धीमा है, एक तो हो गया सबसे धीमा पद हो गया, एक हो गया थोड़ा सा तेज, और ये सब तेज ही कहलाएंगे फिर। तो मान लो एक से अधिक पद में होती है तो वह पद जो सबसे धीमी गति से होता है, क्या कहा मैंने? सबसे धीमी गति से होता है, वो कहलाता है उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद। क्या कहलाता है वो? वेग निर्धारक पद कहलाता है। क्या कहा मैंने? किसी भी जटिल अभिक्रिया का वह पद जो सबसे धीमी गति से होता है वो कहलाता है वेग निर्धारक पद। क्लियर? मतलब अभिक्रिया का वेग उस पद में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होती है। क्लियर? अब जैसे मान लो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा कि कैसे। जैसे मान लो आपने एक रिएक्शन दे दी, ये एक रिएक्शन दे दी 4HBr प्लस O2 बराबर 2H2O प्लस Br2, 2Br2। अब कुछ क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कोटि देख लो, 4 और 1 5 हो गई, 9 नहीं होती। जगह मैंने नहीं होती। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि सैद्धांतिक वेग अभिक्रिया का क्या आएगा? तो सैद्धांतिक वेग नियम जो आएगा इसका, वो वेग नियम में अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग कितना होगा? K इंटू HBr की घात 4 और O2 की घात 1। और सैद्धांतिक कोटि कितनी हो गई? सैद्धांतिक कोटि कितनी हो गई? 4 प्लस 1 बराबर 5। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कोटि सैद्धांतिक नहीं होती। कैसी होती है? प्रायोगिक होती है। तो ये दोनों ही आपको गलत दे रखे। क्लियर? अब हमें निकालना है वास्तविक कोटि, निकालनी है इसकी। तो वास्तविक कोटि जो है अभिक्रिया की, वो डिपेंड करेगी अभिक्रिया की क्रियाविधि पर। तो यहाँ जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है, क्रियाविधि को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म।
ये क्रिया विधि पर डिपेंड करेगी। आपको क्रिया विधि दे दी, जैसे पहला स्टेप दिया HBr प्लस O2 बराबर HOOBr। फिर आपने सेकंड स्टेप लिया HOOBr प्लस O2 प्लस HBr बराबर 2HOBr। और थर्ड स्टेप दे दिया आपको HOBr प्लस HBr इज इक्वल टू H2O प्लस Br2। ये 3 स्टेप दे दी, ये मैकेनिज्म दे दी आपको, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म दे दी। अब कहे कि सर इसकी वास्तविक कोटि लिखिए, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये मैकेनिज्म इस क्वेश्चन के साथ गिवन होगी। क्लियर है? क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न अभिक्रिया की क्रिया विधि से अभिक्रिया का वेग नियम व अभिक्रिया की कोटि लिखिए। क्लियर? या कोटि को दीजिए। तो यहाँ पर उसने लिख दिया ये पद धीमा है, ये फास्ट है और ये फास्ट है। तो देखो सबसे धीमा तो एक ही होगा भाई। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है और एक व्यक्ति 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। तो सबसे धीमा गति किसकी हुई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हुई ना भाई। तो वही कहलाएगा आपके वेग निर्धारक पद। तो ये जो पहला पद है ये कहलाता है आपके वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद का मतलब क्या है कि अभिक्रिया का वेग इसी पद पर निर्भर करेगा, इन दो पदों पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर? तो जो यहाँ पर मैं अभिक्रिया का वेग निकालूंगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्या आएगा? अभिक्रिया का वेग आएगा इस वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि HBr कितना आ रहा है? HBr 1 आ रहा है तो 1 ही आएगी घात, और O2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है तो 1 आएगी। क्लियर? पहले आप देख लो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो ये आ गया आपके K HBr की घात 1 और O2 की घात 1। तो अभिक्रिया की जो वास्तविक कोटि होगी, अभिक्रिया की वास्तविक कोटि जो होगी वो होगी 1 + 1 दैट इज 2। कितनी होगी? 1 + 1 बराबर 2। क्लियर? ये कहलाती है आपकी अभिक्रिया कोटि। और ये जो आया ये था अभिक्रिया का वास्तविक वेग। तो कभी भी ध्यान रखना वेग नियम जो था वो ये है। कभी भी ध्यान रखना अभिक्रिया कोटि सदैव उसकी क्रिया विधि से ही दी जाएगी। अभिक्रिया कोटि कभी भी ऐसे सैद्धांतिक रूप से नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये आ रही है 5, तो ये गलत है। क्लियर? ये गलत है। और ये क्या है फिर आपके वास्तविक जो आएगी वो अभिक्रिया की क्रिया विधि से आएगी। तो ये क्रिया विधि आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा वो। आपको ये याद नहीं करनी है क्रिया विधि, आपको तो बस ये सॉल्व करना सीखना है। तो क्रिया विधि जब एक से ज़्यादा स्टेप में होगी तो आपने कहा कि एक स्टेप सबसे धीमा होगा, और सबसे धीमा होगा तो वो स्टेप कहलाएगा अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाएगा। मतलब अभिक्रिया का वेग जो होता है वो इस पद में उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग लिख दिया अपन ने K इंटू कौन कौन उपस्थित है? HBr 1 है आगे तो 1, और O2 है 1 है तो 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बताइए? वास्तविक कोटि क्या आएगी? वेग नियम में क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों का योग 1 + 1 दैट इज 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? इस अभिक्रिया की कोटि 2 आ गई। लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखो है ना, फिर सीखना। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और दें तो कैसे लिखेंगे? मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि अभिक्रिया की क्रिया विधि निम्न दी गई है, तो अभिक्रिया का वेग नियम व अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग नियम व अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।
क्या दे दी आपको, ये रिएक्शन दी है 2NO2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2NO2F। और यहाँ पर जो इसकी मैकेनिज्म दे रखी है आपको क्रियाविधि, वो क्रियाविधि क्या दे रखी है, यहाँ पहला स्टेप दे रखा है NO2 प्लस F2 बराबर NO2F प्लस F, और सेकंड स्टेप दे रखा है आपको NO2 प्लस F बराबर NO2F। ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा। क्या कहा मैंने, ये स्लो है और ये फास्ट है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन दे दिया पूरा, अब हमें इसका क्या करना है, अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है और अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। क्लियर। तो आप यहाँ देखो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। पहला दूसरा, पहला स्टेप जो है वो धीमा पद है, दूसरा स्टेप जो है वो तीव्र पद है। तो आप जानते हैं अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, जो धीमा पद होता है, स्लो होता है। तो ये जो पद है ये कहलाएगा आपके वेग निर्धारक पद। इसको मैं शॉर्ट में RDS लिख दूं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अभिक्रिया का वेग केवल इस पद पर डिपेंड करता है। तो आप अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा। तो जो वेग नियम आएगा, अभी कौन सा लिख रहे हैं अपन, प्रायोगिक लिख रहे हैं, सैद्धांतिक नहीं लिख रहे हैं ना। तो प्रायोगिक में क्या आएगा, वेग नियम में क्या आएगा, वेग बराबर K इंटू NO2 और क्या है इसमें एक F2 है इंटू F2, इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है। क्लियर। तो जो अभी क्या, क्योंकि यहाँ पर एक ही NO2 है और एक ही F2 है, तो एक ही आएगा। अगर यहाँ 2 NO2 होता तो घात 2 हो जाती, 3 होता तो 3 हो जाती। क्लियर। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि आएगी, अभिक्रिया की वास्तविक कोटि, तो वास्तविक कोटि हमेशा वेग नियम से ही दी जाती है। किससे दी जाती है, हमेशा वेग नियम से दी जाती है। कितनी आएगी, 1 + 1 दैट इज 2। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। तो यहाँ पर वो ऐसे डाटा देगा, उन डाटा के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे दिया है ना, एक क्वेश्चन और दे दिया 2H2O2 बराबर 2H2O प्लस O2। इसकी जो क्रियाविधि है वो गिवन है आपको, क्या दे रखी है वो देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में दे दिया H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस O। क्लियर। और सेकंड आपको दे दिया क्या, H2O2 प्लस O बराबर H2O प्लस O2। अब जैसे ये अभिक्रिया 2 पद में हो रही है, ये इसका स्लो स्टेप है और ये इसका फास्ट स्टेप है। तो आप इसके लिए वेग नियम और अभिक्रिया की कोटि लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। तो इसको करके देखिएगा, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर। अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है आपको, सैद्धांतिक भी लिखना है और प्रायोगिक भी लिखना है। वास्तविक प्रायोगिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। आपका जो आंसर आएगा वो प्रायोगिक वाला देना होता है हमेशा ही। तो ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम। फिर आप यहाँ दीजिए, देखिएगा जब एक अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में हो रही है तो वह एक ऐसा स्पीसीज होती है जो उधर तो उत्पाद में होता है, उधर क्रिया कारक में होता है। तो इस स्पीसीज को हम कहते हैं मध्यवर्ती। क्या कहते हैं इसे, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। क्लियर। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन, ये कहलाती है मध्यवर्ती। इसे कहते हैं परमाणविक ऑक्सीजन, जो क्या है आपके मध्यवर्ती है। और क्वेश्चन आपको क्या सॉल्व करना है, तो आपसे क्वेश्चन कह दिया निम्न अभिक्रियाओं की या निम्न वेग नियम से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। और पहला दे रखा है आपको यहाँ पर वेग बराबर K इंटू 1⁻² और B की घात आदि। दूसरा दे दिया यहाँ पर वेग बराबर K इंटू 1⁻² और B की घात 1।
या बी सिंपली लिख दो, 1 नहीं लिखो तो। थर्ड दे दिया आपको कि बेग बराबर के ए की घात -1 और बी की घात 3/2, और फोर्थ दे दिया आपको बेग बराबर के इंटू ए की घात 5/2, बी की घात 1/2 और सी की घात 3/2। इनकी कोटियां निकाल सकते हैं आप। आपको क्या करना है, इनमें समग्र अभिक्रिया की कोटि निकालनी है और समग्र अभिक्रिया के साथ साथ प्रत्येक क्रिया कारक के सापेक्ष भी अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करनी है, ए के सापेक्ष और बी के सापेक्ष। तो आप बताइए अभिक्रिया की कोटि कर सकते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? तो अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आप इनको ढंग से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्लियर? खुद को सॉल्व करना है, क्लियर है? तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आई? क्या कहा मैंने? अभिक्रिया की कोटि क्या है, मैं समराइज कर देता हूं आपको एक बार दोबारा से। अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग नियम में, क्या कहा मैंने? किसी अभिक्रिया के वेग नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और ये जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है ये? प्रायोगिक मान है, क्लियर? यही कहा अपन ने, प्रायोगिक मान है। फिर दूसरा मैंने कहा कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कभी भी 3 से अधिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 से अधिक जो कोटि है वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 से अधिक क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं हो सकती, और जब टक्कर ही प्रभावी नहीं होगी तो अभिक्रिया ही नहीं होगी। तो अभिक्रिया क्रिया कारक उत्पाद में वही बदलेगा जो प्रभावी टक्कर करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभावी टक्कर कौन करता है? जिन क्रिया कारकों के पास सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है। तो सक्रिय ऊर्जा अपन इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, वो देखते हैं, क्लियर? फिर और क्या है कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो किस पर डिपेंड करती है? अभिक्रिया की क्रिया विधि से निर्धारित होगी। हम डायरेक्ट अभिक्रिया को देख के नहीं बता सकते कि इसकी कोटि क्या है। आप रट लोगे तो बता दोगे, बाकी अगर अभिक्रिया की कोटि का परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुक्का नहीं मारना है, तो आपको रटना नहीं है। आपको क्रियाविधि देगा तो क्रियाविधि देकर आपको स्टेप बाय स्टेप निकालनी है। बाकी कुछ रिएक्शंस अपन लिखेंगे जिनको आपको याद करना है, क्लियर है? बाकी क्रियाविधि देगा, और जब रिएक्शन की क्रियाविधि दे दी, मतलब जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो वहाँ उस रिएक्शन में देखते हैं कौन सी रिएक्शन सबसे धीमी गति से हो रही है। और जो रिएक्शन सबसे धीमी गति से होती है, मतलब जो पद सबसे धीमी गति से होगा, वो पद उस अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। मतलब अभिक्रिया का वेग उस सबसे धीमे पद में उपस्थित क्रियाकारकों के सांद्रता पर ही निर्भर करता है और किसी पर भी निर्भर नहीं करता। फिर वहां से जो वेग नियम आएगा, उस वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं का जो घातांक होंगे, उनका जो योग आएगा, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा, क्लियर? ये सैद्धांतिक नहीं होता, प्रायोगिक होता है, इतना ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन? 3 से ज्यादा नहीं होता। कन्फ्यूजन? 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, मतलब आधा, 5/2, 3/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्लियर? ये थी अभिक्रिया की कोटि। आप, मैं जहाँ तक समझता हूँ आप निकाल सकते हैं। अभी तो आप इतना पढ़िएगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स देंगे, जो एग्जाम्पल दिए वो सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर अगला बिंदु हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की अणुसंख्यता, है ना? अब कोटि तो खत्म हो गई, अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अणुसंख्यता या इसे कहते हैं आणविकता। तो वो तो था अभिक्रिया की कोटि, और ये है आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी, क्लियर? तो क्या होती है अभिक्रिया की अणुसंख्यता? किसे कहते हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता, क्लियर? तो आप देखिएगा क्या होती है अणुसंख्यता। क्या है? किसी भी सरल अभिक्रिया में या किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक स्पेसीज में अणु भी आ गया, आयन भी आ गया, परमाणु भी आ गए, स्पेसीजों की जो संख्या होती है वही अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। तो अपने क्या कहा? किसी संतुलित प्राथमिक
मतलब सरल अभिक्रिया, प्राथमिक या सरल अभिक्रिया में, किसी संतुलित प्राथमिक सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक स्पीशीज की संख्या जो होती है, की संख्या को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं हम? आणविकता कहते हैं। उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्लियर? तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक मतलब एक पद में होने वाली अभिक्रिया, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक स्पीशीज में अणु आ गया, परमाणु आ गया, आयन आ गया, की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्लियर? जैसे आपने मान लो यहाँ पे ये अभिक्रिया दी 2NO + O2 बराबर 2NO2, तो इसकी जो आणविकता है वो आणविकता होगी 3, 2 और 1 3 दिख रहा है। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया H2 + Cl2 बराबर 2 HCl, इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। आपने यहाँ पे ले लिया 2H2O2 बराबर 2H2O + O2, ये इसकी आणविकता हो गई 2, क्योंकि इसमें 2 क्रियाकारक अणु है। क्लियर? तो ये आणविकता अपन डायरेक्ट देख सकते हैं। कोटि को अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन आणविकता को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो दिख रहा है वो आणविकता है। अब आणविकता के बारे में क्या है, अपन क्या क्या बात करेंगे? क्लियर है ना? यहाँ तक क्या कहा अपन ने? किसी भी संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक स्पीशीजों की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे आपको मान लो ये अभिक्रिया दे दी, एक संतुलित अभिक्रिया है, तो इसमें 2 तो ये क्रियाकारक दिख रहा है, 1 ये दिख रहा है, कितनी होगी आणविकता? 3 हो गई। क्लियर? जो दिख रहा है वही आणविकता है। यहाँ देखो 1 और 1 2, तो 2 है, यहाँ 2 दिख रही है तो यहाँ 2 है आणविकता। कोई कंफ्यूजन? लेकिन अब जटिल अभिक्रिया आ जाए तो जटिल अभिक्रिया में आणविकता कैसे निकालेंगे? तो जटिल अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, उस जटिल अभिक्रिया में अपन बात करें कि जटिल अभिक्रिया आ गई मान लो, तो जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या है? वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। तो यहाँ इस जटिल अभिक्रिया में हमेशा ध्यान देना कि कभी भी समग्र अभिक्रिया की अनुसंख्यता या आणविकता नहीं देते, आणविकता नहीं देते, ये ध्यान रखना। क्लियर? लेकिन जो जटिल अभिक्रिया है उसमें अपनी प्रत्येक पद की अपनी स्वयं की आणविकता होती है, तो प्रत्येक पद की दी जाएगी वहां पर, पूरी अभिक्रिया की एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग पद की अलग अलग होगी। जबकि कोटि जो है वो संपूर्ण अभिक्रिया की होती है, अलग अलग पद की नहीं होती। दोनों में अंतर समझ लें आप। अभिक्रिया कोटि तो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए दी जाती है, जबकि अनुसंख्यता प्रत्येक पद की होती है, संपूर्ण अभिक्रिया की नहीं होती। क्लियर? तो यहां पर अपन बात करें, जैसे मान लो आपने यहां पे दे दिया 4HBr + O2 बराबर 2H2O + 2Br2। अब यहां पर अगर मैं कहूँ कि सर इसकी जो अनुसंख्यता है वो अनुसंख्यता कितनी होगी? 4 + 1 दिख रही है, 5 दिख रही है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि अनुसंख्यता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब ये गलत है। तो इस तरह से हम समग्र अभिक्रिया की नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया निम्न पदों में होती है, एक से ज्यादा पदों में होगी। देखो पहला पद क्या है, अगर अपन देखें कितने पदों में होती है, तो पहला पद था यहाँ पर HBr + O2 बराबर HOOBr। दूसरा पद था HOOBr + HBr बराबर HO2HOBr। ओके?
और तीसरा पद था HOBr प्लस HBr बराबर H2O प्लस Br2। क्लियर? ये पद था। तो मैंने क्या कहा, इस अभिक्रिया के लिए समग्र अनुसंगीता नहीं दे सकते, 5 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया जटिल है और एक से ज्यादा पदों में हो रही है, तो यहाँ प्रत्येक पद की अपनी खुद की आणविकता होगी, खुद की अनुसंगीता होगी। तो यहाँ पर जो अनुसंगीता आएगी, अनुसंगीता जो आएगी वो इस पद की कितनी होगी, 1 और 1 2 होगी। तो इस पद की 2 हो गई, इस पद की कितनी होगी, 1 और 1 2 हो गई, इस पद की कितनी होगी, 1 और 1 2 हो गई। तो ये अलग अलग पदों की देने में आएगी जटिल अभिक्रियाओं के केस में, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रियाओं में डायरेक्ट एक साथ देखेंगे। क्लियर? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर? तो यहाँ पर अनुसंगीता 5 ना होकर प्रत्येक पद की होगी, जिसमें हर पद की तो यहाँ पर 2 2 आ रही है, कहीं पर अलग अलग भी आ सकती है। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। नो? चलिए अपन हम बात करें यहाँ पर कि अनुसंगीता को लेके और क्या क्या बता सकते हैं अपन। तो देखिए, अनुसंगीता जो है वो पहली बात तो प्रायोगिक मान नहीं है, ये एक सैद्धांतिक मान है। कैसा है? सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान का मतलब जो संतुलित अभिक्रिया लिखी हुई है उस अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या गिननी है, वही उसकी आणविकता होगी। क्लियर? ये प्रायोगिक मान नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि किसी भी अभिक्रिया की अनुसंगीता शून्य मतलब 0 नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। भाई 0 नहीं हो सकती, ऋणात्मक का मतलब -1 -2 नहीं हो सकती, भिन्नात्मक का मतलब 1/2 3/2 5/2 1/4 5/4, ऐसे अनुसंगीता नहीं हो सकती। ये सदैव कैसी होगी? धनात्मक होगी और पूर्णांक होगी। क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी, 1 2 3 इस तरह से होगी। क्लियर? फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभिक्रिया की जो अनुसंगीता है, क्या कहा मैंने, अभिक्रिया की अनुसंगीता कभी भी 3 से अधिक नहीं होगी। क्या कहा मैंने? अभिक्रिया की अनुसंगीता कभी भी 3 से अधिक नहीं होती। क्लियर? क्यों नहीं होती? क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? 3 से अधिक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं हो सकती, और जहां प्रभावी टक्कर ही नहीं होगी वहां अभिक्रिया से उत्पाद बनेगा ही नहीं। क्यों? एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, वही क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं जिनके मध्य प्रभावी टक्कर हो। ये मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कोटि में भी। अभिक्रिया की कोटि भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और अभिक्रिया की अनुसंगीता भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? और जटिल अभिक्रिया के लिए क्या होता है, यहाँ पर जटिल अभिक्रिया के लिए प्रत्येक पद की अनुसंख्यता पृथक पृथक दी जाती है। क्लियर? कभी भी समग्र अभिक्रिया के लिए एक साथ नहीं देंगे। मतलब मैंने क्या कहा, समग्र अभिक्रिया के लिए नहीं दी जाती। क्लियर है? अलग अलग पद की अलग अलग अनुसंख्यता होगी जो हमें अलग अलग ही लिखनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने कहा था HBr वाली रिएक्शन ली थी, उसमें बताया था कि प्रत्येक पद में 2 2 आ रही अनुसंख्यता, तो 2 2 है। ये नहीं समग्र देगा था 4 और 1 5 हो गया, 5 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अभिक्रिया की अनुसंख्यता 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्लियर? तो ये है अभिक्रिया की अनुसंख्यता के बारे में। मैंने क्या कहा, ये सैद्धांतिक मान है। पहली चीज, अभिक्रिया को डायरेक्ट देख के अपन लिख सकते हैं, बस अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए और प्राथमिक होनी चाहिए। अगर जटिल है तो फिर प्रत्येक पद की आएगी, एक साथ उस अभिक्रिया की नहीं लिख सकते, समग्र नहीं लिख सकते। फिर ये शून्य नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, लेकिन ये पूर्ण धनात्मक पूर्णांक होंगी 1 2 3। क्लियर? और किसी भी अभिक्रिया की अनुसंख्यता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में 3 क्रिया से ज्यादा क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं होती। क्लियर? अब अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
स्टेप वाइज तो ले लिया अपन, मैं केवल प्राथमिक अभिक्रिया लिख रहा हूँ आपको, और उनकी अनुसंख्यता देखनी है आपको। तो अनुसंख्यता जब तक 3 आ रही है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब 3 से ज़्यादा आए तो आप रुक जाइएगा, क्योंकि वो जटिल अभिक्रिया उसकी क्रियाविधि देगा। क्या देगा? उसकी क्रियाविधि देगा। और जैसे आपने यहाँ लिखा 2FeCl3 प्लस SnCl2 बराबर 2FeCl2 प्लस SnCl4। इस अभिक्रिया की जो अनुसंख्यता है, अनुसंख्यता कितनी होगी? 3 होगी। 2 ये रहे और 1 ये दिख रहा। क्लियर? इसे ही हम आणविकता भी कहते हैं। क्लियर है? फिर और आपने कहा कि सर जैसे मान लो ये दे दिया 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3, इसकी आणविकता कितनी होगी? इसकी आणविकता भी 3 ही होगी। 2 और 1 3। आपने ऐसे लिख दिया H2 प्लस Br2 बराबर 2HBr। यहाँ कितना दिख रहा है? 1 1 दिख रहा है। तो आणविकता कितनी होगी? आणविकता होगी कितनी? 2। क्लियर? अब जैसे मान लो आपने इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करा, 2 रिएक्शनों का अलग अलग। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिया क्या, N2O5 इज इक्वल्स टू 4NO2 प्लस O2, ये ले लिया। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी बेटा? 2 भाग ले रहे हैं तो 2 होगी, और 3 भाग लेते तो 3 होती। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे लिया, मान लो कि N2O5, इस रिएक्शन को सपोज दैट वो ऐसे लिख देता NO2 प्लस NO3, मान लो ऐसे लिख दिया। तो इसकी जो आणविकता आएगी वो आणविकता होगी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 ही लिख रहा है। क्लियर? तो जो दिख रहा है वही आणविकता है, और कुछ नहीं करना। सैद्धांतिक मान है, कोई टेंशन है ही नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे। तो क्लियर है अभी क्या है कि आणविकता और कोटि, कोई टेंशन है? चलिए अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड में पूछता है। ये तो राजस्थान और फाउंडेशन कंप्लीट हो गया। अब राजस्थान बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में अंतर दीजिए। और जब भी आपसे ऐसे पूछे तो अगर 1 नंबर में दे रखा है तो कम से कम 2 अंतर देने हैं, और 2 नंबर में दे रखा है तो कम से कम 4 अंतर आपको देने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिक्रिया की कोटि, और इधर लिख दिया अभिक्रिया की अनुसंख्यता। ओके? तो आप यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो इनकी परिभाषाएं दे दें पहले अंतर में। तो परिभाषा क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग नियम में क्रिया कारकों की सांता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्रिया कारकों की वेग नियम में क्रिया कारकों की सांताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जबकि अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या है? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक स्पेसीजों की जो संख्या है वो ही अनुसंख्यता होती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये जो है अभिक्रिया की कोटि वो एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान का मतलब अभिक्रिया की कोटि जो है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करती है, जबकि ये जो है वो सैद्धांतिक मान है। ये डायरेक्ट अपन जो रिएक्शन लिख रही है उसके बेस पे दे सकते हैं। क्लियर? अगर सरल अभिक्रिया डायरेक्ट लिखी हुई तो अपन अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कि सर ये इतने इतने क्रियाकारक अणु है तो इसकी अभिक्रिया की अनुसंख्यता इतनी आएगी। क्लियर? थर्ड क्या है? अभिक्रिया की कोटि जो है वो 0 हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है और भिन्नांक हो सकती है। जबकि अनुसंख्यता जो है वो सदैव क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी भाई? धनात्मक पूर्णांक होगी। क्लियर? और चौथा जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो समग्र अभिक्रिया के लिए दी जाती है।
समग्र अभिक्रिया के लिए दी जाती है, जबकि अनुसंख्यता जो है वो जटिल अभिक्रियाओं में प्रत्येक पद के लिए होती है। मतलब यहाँ पर समग्र अभिक्रिया के लिए ना देकर किसकी होती है, प्रत्येक पद की दी जाती है। क्लियर? ये इनमें अंतर है जो आपको बताने हैं। अब बताइए कोटि और अनुसंख्यता समझ में आया कि नहीं आया? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेली अपन लाइव क्लास जो लेंगे वो लाइव क्लास 11 AM पे लेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में लेके ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। क्लियर? और इनको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो कल मुझसे आप डाउट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।